3, ठीक है जी। ये चैप्टर नंबर 3 है हमारा। रोजन की बुक जो है आपके पास होगी। स्क्रीन शेयर्ड है ना आपके साथ? यस सर। अच्छा, एल्गोरिदम्स हम कहते हैं सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो हमारे होते हैं कि कोई भी काम करने के लिए जो हम अपने सेट बनाते हैं, कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम अपने प्रोग्राम, जैसे आप कोई भी प्रोग्रामिंग डिफाइन करते हैं तो ये हमारे लेवल्स होते हैं। इसको आप इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हम अपने प्रोग्राम को देते हैं कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, इसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जनरल एग्जांपल आप लें एल्गोरिदम की, अगर आपको चाय बनानी है तो उसके लिए इंग्रेडिएंट्स आप क्या यूज करेंगे, तो ये सारे जितने भी आपके स्टेप्स होंगे ना, ठीक है, उसको बनाने के लिए, तो वो हमारा एल्गोरिदम कहलाएंगे। ठीक है, जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हमारे एल्गोरिदम्स कहलाते हैं। अब इसमें जो अगर प्रोग्रामिंग की सेंस में हम देखें तो 2-3 जो चीज़ें हैं उसका हमारे लिए कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक तो इनपुट्स जो है, और दूसरा आउटपुट। आपको पता है कि कंप्यूटर में हम जितना भी काम करते हैं, ये कोई भी चीज़ को लेके चलना होता है तो इनपुट और आउटपुट, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसका होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। कि कोई भी एक्शन परफॉर्म करना है तो उसका रिएक्शन ज़रूर होता है। अब देखें कि फिज़िक्स जिन लोगों ने पढ़ी होगी मैट्रिक लेवल पे या पहले, उसमें हम एक्शन या रिएक्शन पढ़ते हैं, ऐसे ही। और यहाँ पे जो हमारी वही एक्शन और रिएक्शन का कॉन्सेप्ट जो है हमें इनपुट आउटपुट की सूरत में मिलता है, जो हमारी कंप्यूटर साइंस फील्ड है। ठीक है, अब इसमें जो पहली बात आती है एल्गोरिथम्स में, द इनपुट वेरिएबल नेम्स लेबल्ड बाय द डेटा टाइप। डेटा टाइप आप सबको पता होगा, ये तो तकरीबन आपने सभी लैंग्वेजेस जो आपने पढ़ी हैं उन सभी में देखी होंगी। डेटा टाइप्स होती है कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग डिफाइन करते हैं तो उसमें हम अपने डेटा की कोई भी टाइप जो है उसको डिफाइन करना होता है। हमें मालूम होना चाहिए कि हम इंटीजर यूज कर रहे हैं या फ्लोट यूज कर रहे हैं, यानी कि कोई भी डेटा टाइप वो क्यों हम लेते हैं, आप ये पढ़ के आ चुके हैं कि हमने वहाँ पे सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाई करने होते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू दी डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, अब इसमें ये यही कह रहा है कि जो इनपुट वेरिएबल नेम्स है ना, वो लेबल्ड होने चाहिए हमारी डेटा टाइप के साथ। दूसरा है द स्टेटमेंट दैट मेक द बॉडी ऑफ द एल्गोरिदम विद एक्सप्लेनेटरी कमेंट्स। ठीक है, इसमें ये चीज आ जाती है कि जब आप कोई भी प्रोग्रामर जब अपनी प्रोग्रामिंग डिफाइन करता है, जब अपनी वो एल्गोरिदम्स को डिफाइन करता है तो वो क्या करता है, उसमें कमेंट्स का यूज करता है। आपने शायद पढ़ा होगा, अगर आप में से किसी ने भी वो जावा और सी तो तकरीबन की होगी, अगर फर्स्ट सेकंड से करके आए हैं सेमेस्टर, तो उसमें आपने देखा होगा कि आप अपनी जो कोडिंग होती है उसके अंदर अपने कमेंट्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसके अंदर भी हम जब बॉडी डिफाइन करते हैं कोई भी एल्गोरिदम की, तो हम उसके इजीनेस के लिए हम क्या करते हैं, कमेंट शामिल करते हैं उसके अंदर। ठीक है, और नंबर 3 क्या है जी हमारे पास, द आउटपुट वेरिएबल नेम्स लेबल्ड बाय द डेटा टाइप। अब जैसा कि हमने ऊपर क्या कहा था, इनपुट की बात की थी, इसी तरह हमारे पास जो आउटपुट वेरिएबल्स नेम्स जो है वो भी हमारे, उसकी भी जो है वो लेबल्ड होने चाहिए किसी ना किसी डेटा टाइप के साथ। और लास्ट पे आ जाती है हमारे पास कंक्लूजन, एंड स्टेटमेंट जिसे हम बोलेंगे अपने एल्गोरिदम की। एक तो हो गया स्टार्ट पॉइंट, और लास्ट में जब हम अपना काम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो हमारे पास ये आ जाती है एंड स्टेटमेंट। जी आवाज आ रही है ना सबको? आवाज क्लियर है? यस सर। चले ठीक है। यस सर। यस सर। स्क्रीन भी शेयर्ड है ना, ठीक नजर आ रही है आपको? जी जी। रेजोल्यूशन इसकी देख लेते हैं। चलो ऐसे ठीक है। अब ये देखें, इसमें 2-3 चीजों का कॉन्सेप्ट हमने देखना, जो हमारा ये चैप्टर 3 है ना, इसमें सबसे पहले जो उसने पूछा एल्गोरिदम, एल्गोरिदम पे ये सारा वेरी करता है
इसमें क्या क्या हम पढ़ेंगे। एक तो ग्रोथ ऑफ फंक्शंस जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी, उसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आ जाती हैं सारी। वो क्या होती हैं, अब जिन्होंने देखी होगी उनको वाज़े तौर पे पता होगा कि वो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना हमारे एल्गोरिदम की, ठीक है, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं उसको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब क्यों यूज करते हैं उसको, हमारे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं उसके एल्गोरिदम जब हम डिफाइन करने होते हैं, तो हमने आपने सभी ने ये पढ़ा होगा जरूर कि उसमें हमने 2-3 टर्म्स जो है वो जरूर पढ़ते हैं, जैसे बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस। तो हमारा क्या मकसद होता है, हम ये क्यों यूज़ करते हैं, इसका मकसद यही होता है कि हमने ये चीज़ें डिफ़ाइन करनी होती हैं। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले इन चीज़ों का पता होना चाहिए हमें कि आया कि हम जो प्रोग्राम बनाने या प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो वो हमारे लिए कोई कॉस्टली तो नहीं होगा। मीन ये है कि हम जितनी भी प्रोग्रामिंग उसके अंदर यूज़ कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट हमारी कॉस्ट हम अपने क्लाइंट से लेनी है, ठीक है? वो उसके मुताबिक और हमें उसका आगे प्रॉफ़िट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब ये ना हो कि हम इन चीज़ों को डिफ़ाइन ना करें और बाद में हमारे लिए मसला बन जाए। यानी कि हमारा जो है वो बेस्ट केस में ना जाए प्रोग्राम, जितनी भी प्रोग्रामिंग आपने की होगी। इस कांसेप्ट को समझ रहे हैं ना? यस सर। थोड़ी-सी ये प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, वो ये है कि स्टूडेंट्स जो हमारे लेवल पे होते हैं, उनको तो ये नहीं समझ आती, जो सॉफ्टवेयर या प्रोग्रामिंग कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, उनको इन चीज़ों का पता होता है ज़रूर। तो अब ये चीज़ें हमें जो एल्गोरिदम्स में हम जब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं, तो ये चीज़ें हमें बता देती हैं कि जितनी भी हम लूप्स या स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे और वो किस केस में जाएगी। हमारी जो कोशिश होती है वो बेस्ट केस में लेके जानी होती है हमने उसको, ठीक है? ताकि टाइम कम से कम लगे और आउटपुट भी हमें वैलिड दे और ठीक है, कॉस्ट भी उसपे कम से कम आए। कॉस्ट कम से कम आने का मतलब यही होता है कि बेस्ट केस में हो जाए, ज़्यादा टाइम कंज़्यूम ना करे वो, ठीक है? ताकि हम अपने टाइम के मुताबिक उसको कंप्लीट कर सकें। अब इसमें ये आपके सामने 2 टर्म्स हैं, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ठीक है? अब ये आपका डिवीजन ऑफ एल्गोरिदम्स में उसने पूछा है, टॉपिक जो है, ठीक है? अब इसमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर ये आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, जब हम कोई भी डिवाइड करना होता है किसी भी नंबर को, ठीक है? तो उसको क्या करते हैं, उसकी 2-3 चीज़ें जो टर्म्स आपको उसका पता होगा ज़रूर। मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, अब मैं ये 52, ठीक है? इसको डिवाइड करता हूँ 11 पे। अब 11 ये 4 पे जाएगा और ये 44 और नीचे हमारे पास बच गया 8। अब ये कुछ टर्म्स हैं जिसका हमें पता होना चाहिए। तकरीबन इन सभी चीज़ों का हमें पता होता है। इसको क्या बोलते हैं हम? कोई बता सकता है? जी, आवाज़ आ रही है? जी सर, डिवाइजर या आई थिंक सो डिविडेंड या डिवाइजर इन दोनों में जी, से जी। कुछ बोलते जी, जी। इसको हम डिवाइज़र बोलते हैं। डिविडेंड होता है जिस हैं। पे हम ज जो ऊपर वाला नंबर क्वेश्चन जो 4 है वो, हाँ, ठीक है। हाँ, जिस नंबर को 4 हम क्वेश्चन लेके चल होगा रहे हैं और उसको डिविडेंड बोलते हैं, इसको डिवाइज़र बोलते हैं। ये 4 हमारा क्वोशिएंट होता है। जहाँ तक जा रहा है हमारा नंबर और नीचे जो बचा होता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है? ये टर्म्स थी हमारे पास, जस्ट ये क्लियर करनी थी। अब इन चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब आपके सामने है, गिवन एनी इंटीजर n and a positive integer d, there exist unique integer q and r such that। अब ये आपके पास एक फार्मूला है, इसकी सेंस को लेके हम आगे चलना होता है कि हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास वो इस फार्मूले के मुताबिक आना चाहिए, वही नंबर दोबारा से। तो फिर हम उसको कहते हैं कि ये इसका डिवाइजर है। अब आगे हम लेके इसको चलते हैं। n आपका कोई भी नंबर हो सकता है जो आप लेकर चल रहे हैं, जिसको आपने डिवाइड करना है। ये आपका डिवाइजर है d, ठीक है? और ये आपका q क्वोशिएंट है, r आपका रिमाइंडर है।
ठीक है। और नीचे वाली कंडीशन आपको क्या कह रही है, 0 लेस इक्वल टू आर। आर जो हमारा है यानी कि रिमाइंडर है वो या तो 0 या उसके इक्वल हो, लेकिन डी क्या है, डी आर से छोटा, डी बड़ा होना चाहिए लेकिन आर छोटा होना चाहिए डी से, लेकिन इक्वल ना हो। आर छोटा तो हो लेकिन इक्वल ना हो। आगे चलते हैं। जी ठीक है, ये देखें, अब आपके सामने एक एग्जांपल होगी, n is equal to 54 and we will divide it with 4। अब ये देखें 54 अगर आपके पास नंबर है, आप उसको डिवाइजर आप लेते हैं 4, जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास जो क्वोशिएंट है वो क्या 13 आएगा ना, 30 तक जाएगा ये, ऐसे ही है क्योंकि 52 होता है जब हम डिवाइड करेंगे जी तो सर 13 ही आएगा। 30 तक जाएगा। ठीक है, तो 13 और +2 ये आपका 13 और 52 आएगा, इस यानी कि 52 बनता है अगर इसको 13 तक करें हम, तो जो आपका रिमाइंडर में क्या बचेगा वो 2 बचेगा, ऐसे ही है। अब ये देखें, जो हमारा फार्मूला है वो हमें क्या कहता था कि आपका जो n नंबर है ना, ठीक है, अगर हम उसको उसी फार्मूले के मुताबिक लेके चले तो वो हमें सेम एज इट इज वही नंबर दे तो वो हम उसका डिवाइजर बोलेंगे उसको। ठीक है, उस नंबर का। ये देखें, अब 4 आपका था डिवाइजर, ठीक है, और 13 क्वोशिएंट आपका डी डॉट सॉरी इसको हम बोलेंगे आपका डी, ठीक है, डी डॉट क्यू क्वोशिएंट +2 आर। आर ये आपका आर था रिमाइंडर, ऐसे ही है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 13 के साथ तो क्या आएगा 52, और +2 करते हैं तो क्या आएगा 54, वही नंबर नहीं आ जाएगा आपके पास। नीचे देखें, अब क्वोशिएंट में 13 और रिमाइंडर में, यस सर। ठीक है, इस चीज से हमें वाजे होता है कि हम किसको डिवाइजर बोल सकते हैं अपने डिविडेंड का। अब इसी तरह आप कई एग्जांपल ले सकते हैं, वैसे आपको पेपर्स में भी वो इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है क्योंकि एल्गोरिदम का ज्यादा कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो ज्यादा या तो आपको मोड के क्वेश्चन वो देता है, मोड के भी इसमें ही आएंगे क्वेश्चन। एल्गोरिदम्स का आई थिंक अगर आपको पूछा होगा तो उसने वो बाय डेफिनेशंस में पूछा होगा, जो डेफिनेशंस मैंने आपको सोल्यूशन आई थिंक भेज दिया हुआ है। थर्ड में, वो सेकंड में शायद शामिल हो या ना हो, लेकिन जो कंप्लीट है फाइल उसके अंदर जरूर शामिल होगा, वो आपके पास पता नहीं अब है या नहीं है, तो वैसे मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है, बाकी भी आपने क्वेश्चन देख लेने हैं। अब ये तो आप कर सकते हैं, नीचे वाला भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे उसने 54 जो हमने पॉजिटिव लिया था इंटीजर, यहाँ पे उसने नेगेटिव ले लिया। अब इसको आप करेंगे तो नेगेटिव वो 14 पे ही हम उसको लेके जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपका जो क्वेश्चन निकलेगा, अब बाद में आप मल्टीप्लाई करके और उसमें ऐड करके देखेंगे तो वो आपका -54 ही आएगा। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर करनी थी। अब नेक्स्ट भी इसी तरह ही है, if we take n is equal to 54 and d is equal to 70 डिवाइजर अगर कह रहा है वो। अब देखें हेयर डिवाइजर ग्रेटर है नंबर से, जब ग्रेटर हो तब क्या करेंगे, तब आपको पता है 0 हो जाएगा वो, क्योंकि आपको मालूम होगा कि क्वेश्चन में हम 0 लिखते हैं तो जब मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 के इक्वल आ जाएगा, मीन उसका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नंबर बड़ा होगा तो वो 0 के इक्वल ही आएगा हमेशा। तो बाकी अब जब आप उसमें अपना रिमाइंडर जो बचेगा वो आपका कंप्लीट नंबर बचेगा, जो आपका कंप्लीट नंबर होगा, ठीक है, वो रिमाइंडर में आ जाएगा, तो वो सेम एज इट इज वही आपको वो नंबर देगा। क्वेश्चन में आपके 0 आ जाएगा और रिमाइंडर में आपके 54 आ जाएगा। ये तब होगा जब आपका डिवाइजर बड़ा होगा, ठीक है, नंबर से। आगे आ गया जी क्वेश्चन रिमाइंडर, given any integer n and a positive integer d, there exist unique integers q and r such that, ये वही आपके सामने जो आपको करवा दिया फार्मूला। ठीक है, आगे कह रहा है डिवीजन एल्गोरिथम, ये हम देखते हैं। given a non-negative integer a and a positive integer d, the aim of the algorithm is to find integer q and r that satisfy the conditions।
कह रहा है जी हमारा जो मकसद है ना एल्गोरिदम को फाइंड करने का, वो होता है कि क्वोशंट और रिमाइंडर के बारे में हम जो हमारी कंडीशंस होती हैं, यहाँ पे कंडीशन से मुराद क्या है, एक प्री कंडीशन और एक पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि जो प्री कंडीशन होती है हमारी इनपुट एनालिसिस होती है, ठीक है, और जो पोस्ट कंडीशन होती है वो हमारा आउटपुट एनालिसिस होती है। अब सेम एज इट इज वही फार्मूला है आपके सामने, यहाँ पे वहाँ पे एन की जगह जस्ट उसने एल्गोरिदम यानी कि ए से डिफाइन कर दिया उसको, बाकी सेम एज इट इज वही कंडीशन। आगे जी इसको देखते हैं। ये जो आज वाला कॉन्सेप्ट है ना तकरीबन थ्योरेटिकल है, लेकिन समझने वाली चीज है, ठीक है। इसमें कोई इतना वो नहीं है सोल्यूशन यानी कि सॉल्व करने वाला जैसे मैथमेटिकल हम चीजें करते हैं। ये है टर्म्स समझने वाली, ठीक है, कॉन्सेप्ट लेने वाली है। तो ज्यादातर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपको। डिवीजन एल्गोरिदम, क्योंकि ये ज्यादातर आई थिंक आपने देखा भी होगा, ये कॉलेजेस में करवाते नहीं है, सिर्फ वो बेसिक कॉन्सेप्ट देते हैं इसका, या आपको वो दूसरा ग्रोथ ऑफ फंक्शंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं देते, ठीक है। बाकी दिस आगे लिखा है जी इसने, दिस इज डन बाय सब्सट्रैक्टिंग डी रिपीटेडली फ्रॉम ए अंटिल द रिजल्ट इज लेस देन डी बट इज स्टिल नॉन नेगेटिव। यहाँ पे ये चीज हमें डिफाइन कर रही है कि ये तब तक लेके उसको चलेगा जैसे हम लूप नहीं लगाते। आपने देखा होगा कि आपने कुछ सी में और जावा में कुछ प्रोग्राम किए होंगे जिसमें हमें मोड या डिवाइजर निकालना पड़ता था, कब जब हम, आपको याद होगा फाइबोनिक सीरीज या इस तरह की कुछ प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम्स हम अपने करते थे जहाँ पे हम अपना रिमाइंडर निकालते होते थे, ठीक है, और फिर उसको स्टोर करवाना पड़ता था। तो हम तब तक करते थे जब तक वो जीरो नहीं था आ जाता, तब तक उसको हम डिवाइड करते रहते थे अपने लूप के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो यही कॉन्सेप्ट कह रहा है कि हम उसी तरह उसमें से माइनस करते रहेंगे और तब तक करते रहेंगे जब तक वो नॉन नेगेटिव रहता है, मीन वो नेगेटिव नहीं हो जाता या जीरो नहीं हो जाता। The total number of ds that are subtracted is the quotient q. The quantity a minus d dot q equals the remainder r. ये कहता है कि जब हम इसको माइनस करेंगे a को या n को आप कह लें माइनस d जो आपका डिवाइजर होगा और उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे अपने क्वोशंट के साथ, तो अगर वो इक्वल आता है आपके रिमाइंडर के साथ तो ये आपको सेटिस्फाई करेगी कंडीशन। अब ये आपके पास दो इनपुट्स हैं, एक ए से उसने आपको शो किया और दूसरा डी से। डिवीजन एल्गोरिदम, ए आपको वो कह रहा है जी ए नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा और डी है वो पॉजिटिव इंटीजर होगा, ये लाजमी है। डी मीन वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब एल्गोरिदम बॉडी क्या है, बॉडी में वो तमाम स्टेटमेंट्स आ जाएंगी जो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में आगे मदद देंगी, जो लेके चलेंगी जितनी भी चीजें हमने डिफाइन करनी होती हैं। एल्गोरिदम होता है बेसिक वही चीजें हैं जैसे आप प्रोग्रामिंग करते हैं ना सी में, जिन्होंने डाटा स्ट्रक्चर पढ़ी होगी उनको तो समझ आ रही होगी कि प्रोग्राम लिखते हैं हम उसी सेंस में ही है कि हमारी ये प्रोग्राम ऐसा करेगा, आगे हम ये लूप लगाएंगे तो फिर उससे ये होगा, और फिर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो आगे ये होगा। मीन हमें अपनी सारी कहानी जो है, जो हमारा प्रोग्राम करेगा, जो आउटपुट देगा, मीन जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप उसने लेके चलना है, पूरी स्टेटमेंट्स को कंपाइलर ने एग्जीक्यूट करना है, वो हमने स्टेप्स में डिफाइन करनी होती है, उसको हम एल्गोरिदम कह देते हैं, ठीक है। अब ये r इज इक्वल टू ए, कॉलन इज इक्वल टू ए, मीन r में हमने a स्टोर करवाया, q यानी कि क्वेश्चन में 0, रिमाइंडर में हमने a मीन वो नंबर जो है, ठीक है, और क्वेश्चन में हमने 0, ये वो चीज नीचे उसने बताई है। और कह रहा है रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड d फ्रॉम r until a number less than d is obtained and 1 to d each time d is subtracted। मीन उसी तरह ही जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ये तब तक उसको लेके चलता रहेगा, उसको तोड़ता रहेगा, मीन उसको डिवाइड करता रहेगा जब तक वो 0 नहीं हो जाता। आगे ये आपके सामने वाइल कंडीशन यानी कि वाइल लूप लगी हुई है। अब ये जो कंडीशन है ना इसके अंदर जो r ग्रेटर इक्वल टू d है, इसको हम गार्ड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम गार्ड कहेंगे यहाँ पे इस सेंस में। आगे ये टर्म्स आएगी हम उसको देखेंगे, मीन जो कंडीशन हम यूज करते हैं एल्गोरिदम में उसको गार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब r इज इक्वल टू r माइनस डी, मीन r में से माइनस डी जो डिवाइजर है वो माइनस करते जाएंगे
और क्यू में हम क्या करेंगे, क्यू प्लस वन जो दूसरी स्टेटमेंट है, क्यू में हम एक का एडिशन करते जाएंगे, मीन इंक्रीमेंट करते जाएंगे। जैसे आपने देखा होगा हम अपनी लूप्स में करते हैं, जब किसी में इंक्रीमेंट करना हो, जब आइट्रेशन में इंक्रीमेंट करना हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्लस वन कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में कंक्लूजन एंड वाइल कर देंगे, मीन वाइल को हम क्लोज कर देंगे, खत्म कर देंगे, उसकी बॉडी क्लोजिंग लगा देंगे। और आउटपुट में हमें क्या चाहिए, एक तो क्वेश्चन चाहिए और दूसरा रिमाइंडर चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो एल्गोरिदम डिवीजन का वो एंड हो जाएगा। अब एग्जांपल दे रहा है वो हमारे सामने है, ट्रेस द एक्शन ऑफ द डिवीजन एल्गोरिदम ऑन द इनपुट वेरिएबल्स। अब यहाँ पे ए मीन जो नंबर है आपका एल्गोरिदम, यहाँ पे ए या नंबर एन कह लें आप, ए कह लें, वो 54 है और डिवाइजर उसने दिया है हमें 11। अब ये आपके सामने एक आइट्रेशन नंबर का टेबल बना हुआ है, ठीक है। और ये साइड पे आपके जितने भी हैं ये वेरिएबल्स के नेम्स हैं, ठीक है। ये हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं स्टार्ट में कि जो भी हमारे इनपुट या आउटपुट होते हैं उनको हम वेरिएबल नेम डाटा टाइप्स वो डिफाइन करने होते हैं। ये आपके सारे वेरिएबल्स नेम है, ये आपके आइट्रेशन नंबर्स हैं ऊपर वाले, ये आपका आ गया नंबर, ये आपका आ गया डिवाइजर। और फिलहाल आपका क्वेश्चन में 0 है। पहली दफा जब 0 पे हम करते हैं तो वो आपका एज इट इज वही नंबर रिमाइंडर में चला जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट जैसे ही हम 1 पे मूव करते हैं, ठीक है, 0 पे तो ये रहा 54 ही। अब ये देखें, जैसे ही हम 1 पे हैं तो d माइनस ए उसने कहा था। अब अगर इसको माइनस करें, एक तो उसने कहा था d माइनस ए आर में। अब ये देखें, 54 में से अगर आप r माइनस डी 54 में से -11 करें, क्या आपके पास 43 नहीं आता? यस सर। जी, ये 43 आएगा, ठीक है, जब 1 पे किया। और फिर उसके बाद हमने दूसरी स्टेटमेंट में क्या करना था, पहली स्टेटमेंट तो ये होगी हमारी, दूसरी में हमने q प्लस 1 करना था, हो गया 0 प्लस 1 1, ऐसे ही। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर पहली स्टेटमेंट चलेगी, वो क्या करेगी, अब 13 में से 11 निकालेगी, ऐसे ही r माइनस डी होगा। और फिर क्या दूसरी स्टेटमेंट हमारी q प्लस 1 कर देगी, वो 2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, तो जब 11 माइनस हो गया तो वो हमारे पास 32 आ गया। मीन इसने स्टेप बाय स्टेप इसने लेके चलते जाना है, तब तक जब तक वो वैल्यू नॉन नेगेटिव नहीं हो जाती या 0 के इक्वल नहीं आ जाती, तब तक इसने इसको डिवाइड करते रहना। ठीक है। अब नेक्स्ट ऐसे ही आपका वही सेम एज इट इज 3 आ जाएगा और 11 माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका 21 आ गया। टाइम तो बड़ी जल्दी गुजरा है आज, या आई थिंक स्टूडेंट के लेट आने की वजह से हो गया ऐसा। अब उसके बाद जब 4 पे गए तो वो आपके पास लास्ट पे जाके 10 बचा। अब ये देखिए छोटा हो गया नंबर डिवाइजर से, तो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो फाइनल हमारे पास जो क्वेश्चन निकला है वो 4 आ गया और रिमाइंडर में आपके पास 10 आ गया। ये सेम एज इट इज वही है, आपने जीसीडी आई थिंक निकालना आता ही होगा आपको, जैसे हम वो स्टेप नहीं फॉलो करते, सेम यस एज सर इट इज आता वही है, ये वही चीज है। है, ये वही चीज है। आप जैसे जीसीडी है ना, ये अगर हम इसका बोलें जीसीडी क्या निकलेगा तो वो 4 ही आएगा, वही चीज है ये। हम वैसे वैसे उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। ये यहाँ पे उसने अपनी टर्म्स में समझाने की कोशिश की एल्गोरिथम में, लेकिन इसमें जीसीडी वाले क्वेश्चन आने हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक तो मोड वाले, एक जीसीडी वाले, इस तरह के वो आपको देता है पेपर में, लॉन्ग क्वेश्चन में। आप पेपर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। अब देखें प्रीडिकेट, वैसे ये करने की जरूरत तो नहीं है आई थिंक, यहाँ पे जितने भी हैं सभी को इसका कॉन्सेप्ट तो होगा, टाइम भी कम है। प्रीडिकेट वैसे वही था, मैंने आपको पहले चैप्टर में बता यस चुका सर। हूँ। जो प्रोपोजिशन नहीं होती है हमारी, इसमें वेरिएबल्स का यूज होता है कि हम इसको ना तो ट्रू कह सकते हैं ना फॉल्स कह सकते हैं, इसमें वेरिएबल्स यूज होते हैं और वेरिएबल्स को लेके हमने चलना होता है। फिर जब हम कोई वैल्यू इसको असाइन करते हैं तब ये प्रोपोजिशन बन जाती है, इसको प्रीडिकेट कहते थे। ये बस टर्म्स याद रखनी है आपने, वैसे ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन में वो देता है, ठीक है। ये वैसे इधर आपने वही चीजें जो मैंने पढ़ाई हैं वही बताई होंगी उसमें, ये मैंने एग्जाम्पल भी आपको समझाई थी। यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या कह रहा है, ठीक है। A predicate is a sentence that contain a finite number of variable and becomes a statement, वही चीजें हैं, ठीक है, proposition बन जाएगी। इसको देखते हैं, ये भी वैसे मैंने आपको बताई थी पहले, टर्म्स जो शॉर्ट क्वेश्चन जब आपको मैंने करवाए थे वो इसने इसी में लिया है, क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। इस चैप्टर में से ये प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन का उसने उठाया था, तब शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने आई थिंक आपको बताया था कि ये क्या चीज़ है। वैसे तो जो सिंपल टर्म है इसकी मैंने आपको बता दी है कि जो इनपुट एनालिसिस होती है हमारी वो प्री कंडीशन होती है और जो आउटपुट एनालिसिस होती है वो हमारी पोस्ट कंडीशन होती है। लेकिन हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं।
Often the predicate describing the initial state is called the precondition. प्री जैसे आपको पहले भी ज़ाहिर है, ये मैंने आई थिंक आपको एग्जांपल भी दी थी, जो प्रीपेड और पोस्टपेड कस्टमर वाली, ठीक है। जैसे प्रीपेड होता है कि उसको पहले अपना इजी लोड करवाना पड़ता है पैकेजेस करने के लिए, और पोस्टपेड वो होते हैं जिनको वो चीज़ें तो सभी अपने पैकेजेस तो यूज़ करते रहते हैं, लेकिन वो उनको बिल की अदायगी में, यानी कि मंथली जो है अपना बिल अदा करना पड़ता है, वो पोस्टपेड होते हैं, मीन बाद वाले। प्री होती है हमारी इनिशियल स्टेट्स, ठीक है, जिनको पहले ये करना पड़ता है। अब ये प्री कंडीशन ऑफ द एल्गोरिदम एंड द प्रीडिकेट डिस्क्राइबिंग द फाइनल स्टेट इज कॉल्ड द, अब जो प्रीडिकेट्स होते हैं ना, मीन जो फाइनल स्टेट हमारी होती है एल्गोरिदम में, उसको हम पोस्ट कंडीशन कह सकते हैं। जो मैंने आपको टर्म दी है वो भी आप कह सकते हैं, यानी कि आउटपुट। अब फाइनल स्टेट तो आपकी आउटपुट ही होती है, जो इनिशियल स्टेट वो इनपुट ही होती है, क्योंकि आप इनपुट देंगे तो फिर ही आपका आउटपुट वो फाइनल आउटपुट स्टेट में जाएगा, ठीक है। अब ये एल्गोरिदम टू कंप्यूट अ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब ये देखें, उसने हमें एक एल्गोरिदम दिया है जी, मुझे एल्गोरिदम लिख दें, और जिसमें आपने क्या करना है, सिंपल है कि दो आपने नंबर लेने हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसका प्रोडक्ट निकालना है जस्ट। अब प्री कंडीशन मैं उसमें डिफाइन करूंगा। अब ये दो चीजें जो बहुत जरूरी होती है हमारे एल्गोरिदम में, एक प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन, जिन दोनों का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अब प्री कंडीशन में क्या करेंगे, द इनपुट वेरिएबल m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर। ये डिफाइन करेंगे पहले कि जो हमारा m और n है वो तो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मीन उसमें वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और पोस्ट कंडीशन हमें क्या कहेगी, उसमें हम डिफाइन करेंगे द आउटपुट वेरिएबल p इक्वल्स टू m डॉट n, मीन उसका जो प्रोडक्ट है ना वो m डॉट n उसके इक्वल होना चाहिए। आगे देखते हैं, एल्गोरिदम टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर। अब दूसरी एग्जांपल दी है उसने, कह रहा है कि एक एल्गोरिदम लिखो टू फाइंड द क्वोशिएंट निकालने के लिए एंड द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन ऑफ वन पॉजिटिव इंटीजर बाय अनदर, कि अगर जैसे हम पहले एक एग्जांपल देखी थी डिवाइड करके, उसी तरह से वो कह रहा है कि उसका हमें एल्गोरिदम लिखे दो। प्री कंडीशन में आ जाएगा द इनपुट वेरिएबल ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। पहले तो हम ये डिफाइन करेंगे कि वो पॉजिटिव इंटीजर हो, उसके बाद पोस्ट कंडीशन आपकी आ जाएगी दी आउटपुट वेरिएबल क्यू एंड आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, वही फार्मूला वही लगेगा आपका, ये हमेशा इसको ही फॉलो करेंगे हम जब ये क्वोशिएंट और रिमाइंडर का आपका कंसेप्ट पूछेगा। तो n इज इक्वल टू बी डॉट क्यू प्लस आर, ये आप फॉलो करेंगे, और नीचे ये जो आपको कंडीशन लगानी है, 0 लेस इक्वल टू आर, मीन आर लेस इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन बी जो है हमेशा वो ग्रेटर होगा, मीन आर लेस होगा बी से, लेकिन इक्वल नहीं होगा रिमाइंडर से। अब नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा है, एल्गोरिदम टू सॉर्ट ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ रियल नंबर्स। कह रहा है जी सॉर्टिंग करनी है हमने वन डायमेंशनल एरे की, रियल नंबर जितने भी उसके अंदर होंगे उसकी सॉर्टिंग करनी है। प्री कंडीशन में क्या लिखेंगे, दी इनपुट वेरिएबल, उसमें जितनी भी हमारी एरे होगी वो डिफाइन कर लेंगे, A1 2 जो भी आप इंडेक्सेस यूज, अगर तो आपको उसने फाइनाइट दिए हैं तो वहां तक ले लें इनफाइनाइट, फिर an आ जाएगा, इज ए वन डायमेंशनल एरे ऑफ रियल नंबर्स, उसमें सभी आ जाएंगे जितने भी। आपको पोस्ट कंडीशन में हम क्या डिफाइन करेंगे, दी आउटपुट वेरिएबल b1 मीन जो हम अब दूसरी जो हम अपनी लूप लगाएंगे जिसमें हमने आउटपुट निकालना होता है, जैसे आप अपने प्रोग्राम्स करते आए हैं, एक तो हम आइट्रेशन के लिए लूप लगा लेते हैं, दूसरी आउटपुट यानी कि शो करवाने के लिए। अब ये आउटपुट शो करवाएगी b1 b2 जितने भी आपके नंबर्स होंगे वो आउटपुट वेरिएबल में आपके शो करवा देगा, ये आपकी पोस्ट कंडीशन में आ जाएगा। वन डायमेंशनल अरे ऑफ रियल नंबर विद सेम एलिमेंट्स एज a1 a2 an, ये सारे आ जाएंगे, बट विद द प्रॉपर्टी डेट, अब ये प्रॉपर्टीज वो फॉलो करेगा, बी आई लेस इक्वल टू बीजे, मीन जो आपका इंडेक्सेस है वो लेस इक्वल टू बीजे, जो आपका इंडेक्स वन जिसमें हमने स्टोर करवानी है वो वैल्यू, जैसे आप वो कंडीशंस करते आए हैं सी में भी जब अपनी आप प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। ये रियल नंबर्स और जब सम निकालने के लिए ऐसी चीजें करने के लिए, तब जब हम कंडीशन ये यूज करते थे, आई लेस इज इक्वल टू जे, ठीक है, ये कंडीशंस में आ जाएंगे। अब द डिवीजन एल्गोरिदम प्री कंडीशन वही चीजें, a इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर एंड d इज ए पॉजिटिव इंटीजर, वही चीजें बता रहा है इधर भी, r इज इक्वल टू a एंड q इज इक्वल टू क्वोशिएंट जो आपका 0 होना चाहिए, रिमाइंडर में उसने a वो नंबर रखवा दिया, वाइल ये हम पढ़ आए हैं पहले भी कर रहे हैं, r ग्रेटर इक्वल टू d, सेम वही है, ठीक है। ये यहाँ पे भी पोस्ट कंडीशन वही है, q एंड r आर नॉन नेगेटिव इंटीजर विद द प्रॉपर्टी दैट a इज इक्वल टू वही फार्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये समझने वाली एक टर्म है, लूप इनवेरिएंट्स। लूप इनवेरिएंट्स होते हैं हमारे प्रूव करने के लिए करेक्टनेस को, मीन
आपकी करेक्टनेस जितनी भी एल्गोरिदम्स की होती है ना, लूप्स उसमें जितनी भी यूज होती है, उसकी करेक्टनेस को मालूम करने के लिए हम लूप इनवेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जब आप एल्गोरिदम से भी पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है? मीन के आपने इनमें तमाम वो चीज़ें शामिल करनी है, इनमें आपने डिफाइन करना होता है कि आपकी जितनी भी लूप्स यूज़ होनी है आपके एल्गोरिदम्स के अंदर, उसकी हम करेक्टनेस चेक करते हैं इसके ज़रिए, ठीक है? इसको देखते हैं। द मेथड ऑफ लूप इनवेरिएंट्स इज यूज्ड टू प्रूव करेक्टनेस ऑफ अ लूप विद रिस्पेक्ट टू अ सर्टेन प्री एंड पोस्ट कंडीशन। मीन इसमें ये दोनों चीज़ें आ जाएँगी, प्री एंड पोस्ट कंडीशन। उसका सैटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों का ट्रू होना मीन उसका क्लियर होना ज़रूरी है। करेक्टनेस अब ये देखें कितना अहम है और कितना नहीं। ये लूप इनवेरिएंट्स का कॉन्सेप्ट क्यों है? ये इसलिए है कि हम तो छोटे-छोटे ये प्रोग्राम करते हैं, जो हमारी डिग्री लेवल होता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ होते हैं, वहाँ पे बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जहाँ पे काफ़ी आप कह लें कि बहुत ज़्यादा कोडिंग में उनके पास प्रोजेक्ट्स होते हैं, काफ़ी लेंथी कोडिंग होती है। अब वो जस्ट ये नहीं होता कि हमारी तरह हमने प्रोग्राम बनाया और उसको एग्ज़ीक्यूट कर लिया और उसका रिज़ल्ट देख लिया। उनकी कोडिंग और प्रोजेक्ट्स इतने-इतने बड़े होते हैं कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो अपनी प्रोग्रामिंग तो कर देते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरा फ़ेज़ भी आता है। उनके पास डिबगर्स भी बैठे होते हैं। उनकी वो बाकायदा एक टीम होती है। जब प्रोग्रामर उसको उनको उसके पास भेजते हैं टेस्टिंग के लिए, तब उसका वो टेस्ट करते हैं। तब ये लूप इनवेरिएंट्स वहाँ पे यूज़ होती हैं कि उसकी सारी उन्होंने चेकिंग करनी है कि किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं दे रहा, लॉजिकल या सिंटैक्स एरर जो आप पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है? कोई किसी मतलब क्योंकि आपको पता है कोडिंग तो हो करने को हो जाती है। कोडिंग करने को हो जाती है, लेकिन हम तो अभी बेसिक लेवल कर रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामर जब प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, तो कोडिंग तो करना आसान है, लेकिन डीबगिंग करना बहुत मुश्किल होता है। जो आपके एरर्स फाइंड करना है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फिर वो कुछ टर्म्स और कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसको फ़ॉलो करके फिर वो अपनी जितनी भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है, उनका सॉल्यूशन वो निकालते हैं, ठीक है? ताकि जितनी भी हमारी जो भी एरर्स आ रही हैं हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर, उनका वो सॉल्यूशन दे के, उसको करेक्ट करके, फिर आगे हमें वो एक ओरिजिनल और करेक्ट आउटपुट दें, ठीक है? हमारे प्रोजेक्ट का। इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, यानी कि ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन आप कॉन्सेप्ट आपको सर बिलाल ने करवाया, उसकी बेस पे ये कॉन्सेप्ट रिलाई करता है, लूप इनवेरिएंट्स का। इसमें 2 कन वही चीज़ें जो हम पीछे पढ़ रहे हैं कि